Hello students, welcome to your ALGA class. I am your teacher Kalpana Chauhan. So students, in previous class we studied about possessive pronouns. In today's class we will first discuss about how we can find out the meaning of new words using the method LUPARC. Okay, then we will move further. So we work like a detectives to find out the meaning of new words. Are you excited to know how we find out the meaning of new words? So let's get started. We will find clues and solve them to find the meanings of new words just like a detectives do. Okay, जैसे detective काम करते हैं हम लोग भी ऐसे ही काम करेंगे. First, so these are the steps through which you can find the meaning of new words, and that method is LUPRC method. Okay, L stands for look for clues, and the clues are like definition, example, synonym, antonym, and inference. U stands for understand the word, P for predict the meaning, R for read the sentence, and C check the meaning. So these are the abbreviations for LUPRC. So type of clues for LUPRC. Let us see the different type of clues we should look out for to find the meaning of new words in a story, right? And these clues are definition, synonym, antonym, example, and inference. Our first clue is definition. The word is defined or explained in the sentence. देखो जब भी आप किसी न्यू वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना चाहोगे, सोचना चाहोगे कि हम लोग कैसे किसी भी नए वर्ड का मीनिंग कैसे फाइंड आउट करें, तो उसमें देखो आपने अपना क्या देखना है, लुक फॉर द क्लू. पहला आपका एल है ना, एल फॉर लुक फॉर द क्लू. तो क्लूज हमारे पास कौन कौन से हैं? डेफिनेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, एग्जाम्पल एंड इन्फ्रेंस. तो सबसे पहला डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब कि आपको उस वर्ड का जो मीनिंग होगा ना, उसका जो डेफिनेशन होगी वो सेंटेंस में ही लिखी होगी, राइट? फिर है फॉर एग्जाम्पल, देखो व्हेन द स्ट्रेचिंग ऑफ द डो इज कंप्लीट अ न्यू प्रोटीन इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड गुलेटिन. अब देखो यहाँ पर इस न्यू वर्ड की डेफिनेशन आपको पहले ही दे दी गई है. अ न्यू प्रोटीन इज फॉर्म्ड, ठीक है. तो जो गुलेटिन है इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे दे दिया गया है इसी सेंटेंस में. तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो गुलेटिन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. फिर आपका आता है सेकंड क्लू है आपका सिनोनिम. सिनोनिम मतलब उसका सेम मीनिंग होना चाहिए. अ वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग इज यूज्ड. लाइक जैसे हम गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो गिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट भी बोलते हैं और प्रेजेंट भी बोलते हैं. दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक है. तो सिनोनिम हो गया. जैसे कि जस्ट लाइक बर्ड्स, एरोप्लेन्स हैव टेल्स टू हेल्प देम स्टे स्टीडी एंड रिमेन अनशेकेबल. देखो तो यहाँ पे न्यू वर्ड आपके पास कौन सा आया है? स्टीडी, ठीक है. स्टीडी का उन्होंने क्या मीनिंग दे दिया है? सेम सिनोनिम क्या दे दिया? अनशेकेबल, ठीक है. मतलब स्टीडी का मतलब ही क्या होता है? अनशेकेबल. तो यहाँ पे आपको यहाँ से पता चल गया कि स्टीडी वर्ड जो न्यू है उसका मीनिंग क्या होगा? अनशेकेबल होगा, ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट क्लू आता है एंटोनिम. अब देखो यहाँ पे आप एंटोनिम देख रहे हो. एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड. लाइक बिग है, बिग का अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्मॉल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, मतलब कि आपको उस सेंटेंस में उसका अपोजिट वर्ड दिया होगा, उसी से आप फाइंड आउट कर पाओगे उस न्यू वर्ड का मीनिंग, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. देखो, माई ग्रैंडपा सीम्ड मच कामर देन समर रादर देन कंपेयर्ड हाउ अनॉयड ही वॉज लास्ट विंटर. देखो अब यहाँ पे आपके पास न्यू वर्ड आया कामर. आपको इस कामर वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन आपने यहाँ पे देखा क्या मतलब बनता है इस वर्ड का कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं इस टाइम बहुत काम दिख रहे हैं इस गर्मियों में. रादर देन कंपेयर्ड हाउ अनॉयड ही वॉज लास्ट विंटर. कंपेयर किया जाए लास्ट विंटर में, पिछली सर्दियों में, जबकि वो बहुत ज़्यादा क्या थे? कामर का इन्होंने उल्टा लिख दिया है, अनॉयड, है ना. चिड़चिड़े हो गए थे पिछली सर्दियों में, जबकि इस टाइम वो इन गर्मियों में भी वो हमें क्या दिख रहे हैं? बहुत काम दिख रहे हैं, कूल दिख रहे हैं, ठीक है. बिल्कुल मतलब वो चिड़चिड़ापन नहीं है उनके अंदर. तो जो न्यू वर्ड है हमारा, उसका हमें मीनिंग कहाँ से फाइंड आउट कर पाए? उसके एंटोनिम से. तो ये हमें क्लू मिल गया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल. आपको एग्जाम्पल भी दे रखा होगा किसी सेंटेंस में, तो आप वहाँ से भी न्यू वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो. वी यूज क्लूज फ्रॉम द स्टोरी और पैसेज टू गेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट, जैसे स्पोर्ट है, स्पोर्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया? कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है? क्रिकेट, ठीक है. न्यूटन डिस्कवर्ड सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ देम वाज द लॉ ऑफ ग्रेविटी. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि न्यूटन ने लॉज ऑफ फिजिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट डिस्कवर किए थे, और उसमें से कुछ जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले लिया उसने? लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो जो न्यू वर्ड है लॉज, उससे हमें पता चल गया
उसका मीनिंग पता चल गया, किससे पता चला? उसके एग्जाम्पल से। ठीक है, लास्ट वन है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब अब देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये सारे क्लूज नहीं मिलते किसी सेंटेंस में, आपको ना डेफिनेशन दी होती है, ना सिनोनिम दिया होता है, ना एंटोनिम, ना एग्जाम्पल। देन वी यूज आर गेस, कि हम गेस करते हैं, हम अपना प्रिडिक्शन लगाते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। लाइक पीपल हैव बीन यूजिंग सिंपल मशीन्स सिंस एंटिक्विटी। अब देखो यहाँ पे एंटिक्विटी का मीनिंग आपको नहीं पता, तो यहाँ पे हम इन्फ्रेंस यूज करेंगे मशीन्स, कि कुछ मशीन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकेंगे मे बी पीपल हैव बीन यूजिंग मशीन सिंस ओल्ड टाइम, मतलब कि यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है कि मशीन्स को पीपल बहुत पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो एंटिक्विटी का मीनिंग यहाँ से कुछ फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेथड है LUPRC के। नाउ we will use all these steps to understand the meaning of new words. okay, जितना भी अभी हमने सीखा है LUPRC का मेथड और जो क्लूज के बारे में हमने सीखा है उसको यूज करके हम कुछ मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजिंग आउट? देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओजिंग आउट। रीड द सेंटेंस, देयर वाज वाटर ओजिंग आउट फ्रॉम द पाइप व्हेन आई टर्न द टैप ऑफ इट स्टॉप्ड कमिंग आउट। अब देखो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, क्लू की तरफ देखो, क्लू क्या दे रहा है, पहले तो आप पढ़ो क्या मीनिंग हुआ कि जो वाटर है ओजिंग आउट पाइप से निकल के आ रहा है। ओजिंग का अभी हमें मीनिंग नहीं पता। फिर आगे वो क्या कह रहा है, व्हेन आई टर्न द टैप ऑफ, जैसे ही मैंने टैप को बंद किया, इट स्टॉप्ड कमिंग आउट, वो बाहर से निकलना बंद हो गया, पाइप से निकलना बंद हो गया। तो यहाँ पे देखो हमें क्लू क्या मिल पा रहा है, कमिंग आउट का। ठीक है, सो ओजिंग आउट मतलब क्या हो सकता है, कमिंग आउट। ठीक है, तो देखो द क्लू इज कमिंग आउट, इट इज अ सिनोनिम। अब हमें पता चला ना कि ओजिंग आउट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कमिंग आउट, बाहर निकलना। दोनों का मतलब सेम है, मतलब कौन सा क्लू यूज हुआ हमारा यहाँ पे, सिनोनिम क्लू यूज हुआ। राइट, नाउ सेकंड वर्ड इज देयर वाज वाटर ओजिंग आउट फ्रॉम द पाइप व्हेन आई टर्न द टैप ऑफ इट स्टॉप कमिंग आउट। दूसरा हमारा स्टेप क्या था, अंडरस्टैंड द वर्ड। LUPRC मेथड कर रहे हैं ना हम, LUPRC। सो हमने एल वाला जो फर्स्ट स्टेप था वो यूज कर लिया, लुक फॉर द क्लू। क्लू हमने कौन सा यूज किया यहाँ पे, सिनोनिम का। ठीक है, तो देखो अब हमारा ये यूज हो गया स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा कौन सा है, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड द वर्ड। फिर हम वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, रीड अराउंड द वर्ड, व्हाट इज द सेंटेंस ट्राइंग टू टेल द रीडर, कि वो सेंटेंस आपको क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, लाइक द सेंटेंस एक्सप्लेन्स हाउ द वाटर स्टॉप्ड कमिंग आउट वंस आई टर्न्ड ऑफ द वाटर टैप। तो हमें ये वर्ड बताना चाह रहा है, जो ओजिंग आउट हमारा वर्ड है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि पानी जो निकल रहा था पाइप में से वो कैसे बंद हुआ। ठीक है, कैसे बंद हुआ जब हमने टैप को बंद कर दिया, तो ये हमें बताना चाह रहा है। देन हमारा आगे स्टेप 3 क्या था, P, LUP, P फॉर प्रिडिक्ट द मीनिंग। फिर हमने अपना मीनिंग प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया ओजिंग आउट का। ठीक है, क्या हमने प्रिडिक्ट किया, दिमाग में हमारे क्या आया कि ओजिंग आउट का मतलब हो सकता है कि बाहर निकलना, कमिंग आउट। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या आता है, स्टेप 4 हमारा, हमें सेंटेंस रीड करना है विद द मीनिंग। फिर हमें उस सेंटेंस को रीड करना है मीनिंग के साथ। लाइक देयर वाज वाटर, अब ओजिंग आउट की जगह आप इस ओजिंग आउट को रिमूव कर दो, हटा दो, और ओजिंग आउट की जगह जो हमने वर्ड यूज किया था, अपना प्रिडिक्ट किया था, क्या था, कमिंग आउट, है ना, उस वर्ड को लगा के देखो, देयर वाज वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप। तो मीनिंग बन रहा है ना, सेंटेंस बन रहा है ना इसका, के देयर वॉज अ वाटर, पानी है जो निकल के आ रहा है पाइप से। इट मीन्स कि जो हमने प्रिडिक्ट किया कमिंग आउट, वो वर्ड हमारा बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, चेक द मीनिंग इन द डिक्शनरी। फिर आप डिक्शनरी में जाओ और ओजिंग आउट का मीनिंग देखो, तो उसका जो मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलेगा कुछ सेम यही मिलेगा कमिंग आउट का। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। राइट, सो दीज आर द क्लूज, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है LUPRC मेथड की, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। Now move to our next topic. Our next topic is different type of questions. What are different type of questions? So here you can see the pictures of two sandwiches. One is thin and another one is thick. So while we reading, we can ask thin questions and thick questions. So you can ask, ma'am, what are thin questions and what are thick questions? कि thin और thick questions क्या होते हैं? तो चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं. What do you think thin and thick questions are? अब आप यहाँ पे देखो डायग्राम देख रहे हो, फिगर देख रहे हो, इन फिगर को ही सोचो, ध्यान में रख के सोचो। ये देखो पतला है तो थिन क्वेश्चंस, और ये ज़्यादा मोटा है तो मोटा क्वेश्चन, मतलब थिक क्वेश्चंस। तो कैसे हो सकते हैं थिन और थिक क्वेश्चंस, थोड़ा आप लोग ट्राई करो माइंड में इस फिगर को देख के। देखो, हाँ,
थिन क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो यहाँ पे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थिन क्वेश्चंस की। थिन क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन इज सिंपल क्वेश्चंस विद आंसर्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस। थिन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और उनके आंसर्स हमारे सामने ही होते हैं, आंखों के सामने होते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स लेस थिंकिंग, उनमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती उन क्वेश्चंस की। हैव शॉर्ट आंसर, उनके छोटे छोटे आंसर्स होते हैं। लाइक अ थिन सैंडविच, जैसे कि एक पतला सा सैंडविच होता है। लाइक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँ कि आपका व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास यू स्टडी, ठीक है, इन विच स्कूल यू स्टडीड, तो ये बहुत सिंपल सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है जिसके लिए आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? थिन क्वेश्चंस। Apart from thin questions, what are thick questions? Thick questions are we need to search for answers and ideas, require us to think more about the ideas, have longer answers, like a thick sandwich. अब इसके अपोजिट थिन क्वेश्चंस के अपोजिट आपका थिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लगाने पड़े, उनके आंसर्स भी बहुत बड़े बड़े हों, जैसे कि एक बड़ा सैंडविच होता है। लाइक अगर आपसे पूछ लें कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो उसकी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका आंसर भी आप प्रॉपर लिखोगे 3-4 लाइन्स में, तो वो कौन से हो गए? आपके थिक क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। So these are the questions, you have to answer these questions. Like first question is which type of questions have only one correct answer? वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनका सिर्फ वन करेक्ट आंसर होता है? विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डिबेटेड, ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जो जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं, पूरा भाषण लेक्चर दे सकते हैं? विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर आर ओपिनियन, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें हमारी ओपिनियन मांगी गई होती है? तो द करेक्ट आंसर इज थिन क्वेश्चन। देखो जिसमें करेक्ट आंसर हमें सिर्फ एक वन वर्ड में मिल जाए, अभी हमने पढ़ा है, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? थिन क्वेश्चंस। जिसमें डिबेट करनी पड़ जाए वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? थिक। बड़े क्वेश्चन होंगे ना जिसमें पूरा भाषण लग जाए, आपका आंसर पूरा 1-2 पेज का आए। और विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर अगर ओपिनियन, ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं, वो कौन से क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? दे फॉल इन थिक क्वेश्चंस कैटेगरी, राइट। Now move to our next topic. As you all know, we have completed our possessive pronouns in last lecture. So here is a quick recap about possessive pronouns. Okay, so you have to read the sentence. You have given some sentences. You have to identify the possessive pronouns in each of the sentence. Here, first one is there. I thought of an idea. The idea is mine. Identify the possessive pronoun in the sentence. Tell me quickly. Yes, mine. Mine is here the possessive pronoun. Next, they have a dog. The dog is theirs. Find out the possessive pronoun. Right, theirs. Next, she has a baby. That baby is hers. Right, hers is possessive pronoun. There are 4 of us in the family. This family is ours. Yes, ours is a possessive pronouns. This phone has a good camera. Is this phone yours? Identify possessive pronoun. Yes, yours is your possessive pronoun here. The cat likes the mat. It has made the mat its own. Find out the possessive pronoun. Right, its. Okay, तो जो उसका ऑनर है उसको अगर रिप्रेजेंट करें वही हमारी क्या होती हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस होती हैं. Now we will learn how we can identify possessive pronouns. Okay, so first of all, find out the possessive pronouns in the above sentences. This puppy is mine. This puppy is hers. This puppy is ours. This puppy is yours. This puppy is his. This puppy is theirs. Find out the possessive pronoun in these sentences. You have only 1 minute. Correct. So here, mine, hers, ours, yours, his, theirs, all these are your possessive pronouns. Okay. Which of the above pronouns are plural? Now next question is which of the above pronouns are plurals? देखो प्लूरल क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरल. तो इसमें देखो प्लूरल कौन कौन से हैं, फाइंड आउट करो. माइन, हर्स, आर्स, देयर्स, हिज, योर्स. जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात कही जाती है वो कौन से होते हैं? प्लूरल्स होते हैं. प्लूरल प्रोनाउंस होंगे वो हमारे. देखो यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं? आर्स, देयर्स, योर्स. ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो आपके कौन से हैं? प्लूरल्स हैं. एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करनी है, जो आपका योर्स हो गया और जो आपका देयर्स है वो सिंगुलर में भी आ सकते हैं और प्लूरल में भी आ सकते हैं. देखो सिंगुलर में कौन से हैं? माइन. सिंगुलर मतलब जो सिर्फ एक अकेले पर्सन की बात करता है. माइन मतलब मेरा. हर्स मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर लड़की का.
हिज मतलब एक पर्टिकुलर लड़के का, तो यहाँ पे अकेले अकेले की बात हो रही है ना, सिंगल पर्सन की बात हो रही है। माइन मतलब अगर मैं कहूँ सिर्फ मेरा, मतलब मैं सिर्फ अपना काउंट कर रही हूँ, तो मेरा हो गया, वो क्या हो गया, मेरा सिंगुलर हो गया। हर्स मतलब किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक लड़का है कोई, तो अगर एक लड़का है तो सिंगुलर यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। माइन भी सिंगुलर, हिज भी सिंगुलर, लेकिन आर्स, देयर्स, योर्स ये क्या हो गए आपके प्लूरल हो गए। प्लूरल मतलब के जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात की गई, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पपी इज आर्स, मतलब ये पप्पी हमारा है। हमारे में मतलब मैं भी हूँ और साथ में मेरे साथ मेरी फैमिली वगैरह भी है, हम सबका है वो पपी। तो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा प्लूरल, ठीक है। अब देखो आपका जो वर्ड्स है लाइक योर्स एंड देयर्स, ये आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मैं कहूँ ये पपी तुम्हारा है, अब हमें क्या पता तुम्हारे में वो क्या बोल रहे हैं, मतलब एक पर्सन की बात कर रहे हैं या ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अगर दो फ्रेंड्स खड़े हैं साथ में, उन दोनों का वो पपी है, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं तब भी यही बोलूँगी ना, ये पपी तुम्हारा है। और अगर वहाँ पे सिर्फ एक अकेला कोई खड़ा होता पर्सन, उसको भी मैं क्या बोलती, ये पपी तुम्हारा है। तो देखो अकेला है तब भी मैंने योर्स यूज़ किया, दो लोग खड़े होते तो उनको भी मैं योर्स ही बोलती। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो योर्स है वो सिंगुलर में भी आ सकता है, प्लूरल में भी आ सकता है। इसी तरह हमारा देयर्स भी सिंगुलर में भी आ सकता है एंड प्लूरल में भी आ सकता है, राइट। Now tell me which of the above pronouns tell us about the gender of the person। अब यहाँ पे आपने जेंडर बताना है कि कौन से ऐसे प्लूरल प्रोनाउंस हैं जो आपको जेंडर के बारे में बताते हैं। जेंडर मतलब मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। सी हेयर, देखो यहाँ पे आपके पास हैं वर्ड्स लाइक हिज, हर्स, ये दो ऐसे वर्ड हैं, प्रोनाउंस हैं जो आपको जेंडर के बारे में बताते हैं, जेंडर ऑफ द पर्सन, कि पर्सन का जेंडर क्या है। हर हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फीमेल, एंड हिज हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर मेल, ठीक है। फीमेल को हम फेमिनाइन भी बोलते हैं और मेल को हम मास्कुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें उसके जेंडर के बारे में बताते हैं। अब देखो दिस पपी इज योर्स, दिस पपी इज योर्स। अब यहीं पे आपको जो बताया था सिंगुलर और प्लूरल की बात, कि हम योर्स को हम सिंगुलर में भी काउंट कर सकते हैं और प्लूरल में भी। आपको पता है ना, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, सिंगुलर मतलब सिर्फ एक की बात। अब देखो आप यहाँ पे ये जो लेडी है, ये इस लेडी को बोल रही है कि दिस पपी इज योर्स, ये पपी आपका है। तो यहाँ पे ये लेडी कौन है, अकेली एक सिंगल लेडी है। अब यही क्वेश्चन वो दोबारा से बोल रही है, दिस पपी इज योर्स। अब यहाँ पे कितनी लेडीज हैं, 2 लेडीज हैं। तो दोनों में उसने कौन सा सेंटेंस यूज किया, क्या बोला है, दिस पपी इज योर्स, दिस पपी इज योर्स। चाहे पर्सन एक हो या पर्सन 2 हो, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, योर्स। इसीलिए जो आपका वर्ड योर्स है वो किस में यूज होगा, बोथ इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल, राइट। सो योर्स इज यूज्ड एज अ सिंगुलर pronoun when the object is owned by one person that the speaker is talking to, okay, and yours is also used as plural pronoun when the object is owned by the more than one person that the speaker is talking to, ठीक है। तो आपको समझ में आया है कंसेप्ट योर्स का। सेम इन द केस विद देयर्स, देयर्स को भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर देखो कोई सिंगल पर्सन है तो उसके लिए भी हम क्या कह रहे हैं, दिस पपी इज देयर्स, और अगर ज़्यादा है तो भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देयर्स। तो देयर्स जो प्रोनाउन है इट कैन बी यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ओके। सो लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड। हमने अभी क्या पढ़ा है, हम उसका एक थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखो ये टेबल देखो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर में क्या हो जाएगा उसका, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, माइन, और अगर वही वर्ड प्लूरल में होगा तो वो क्या होगा, योर्स। सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा, योर्स, सॉरी प्लूरल में क्या आएगा, आर्स। सेकंड पर्सन होगा तो क्या यूज होगा, योर्स। थर्ड पर्सन में फेमिनाइन भी हो सकता है और मस्कुलिन भी हो सकता है। फेमिनाइन मतलब फीमेल के लिए, मस्कुलाइन मतलब मेल के लिए। तो तब वहाँ पे हमारा सिंगुलर में कौन सा वर्ड यूज होगा, हर्स। मस्कुलिन है तो कौन सा वर्ड यूज होगा, हीज, ठीक है। और अगर सारे जेंडर्स हैं, उसमें फीमेल भी हैं मेल भी हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देयर्स, दिस पपी इज देयर्स। और देयर्स सिंगुलर में भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल में भी यूज़ हो सकता है।
है ना। योर्स जो है ये वाला योर्स आपका सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज होगा। सो ये आपका एक क्विक रिकैप है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दीज आर द स्टेप्स हाउ वी कैन आइडिएट इंफॉर्मेशनल लेटर। ठीक है, इंफॉर्मेशनल हम कैसे लिख सकते हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट इंफॉर्मेशनल आर्टिकल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। सो दिस इज द टेबल. You have to arrange your ideas. First column is your topic. You have to select the topic. Then second column is about idea 1, evidence. Then idea 2, then idea 3, and last one is your concluding sentence, means conclusion. Last आपका होता है conclusion का. Okay. ये जो idea 1, idea 2 and idea 3 हैं, जिसे हम supporting details बोलते हैं या body भी बोलते हैं, ये body वाला part है. और आपका जो सबसे ऊपर रहता है वो क्या होता है, आपका टॉपिक. ओके, ये हमने फॉर्मेट पढ़ा था, किसका था? यस, हमारा जो हमने आर्टिकल लिखना है इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, उसका फॉर्मेट है हमारा. नाउ फर्स्ट वन देखो, सपोज हमारा एग्जांपल क्या है, हमने क्या एग्जांपल लिया, टॉपिक यूज किया अपना बाईसाइकिल्स. ठीक है, फिर बाईसाइकिल्स का अपने एविडेंसेस लिखने हैं कि क्या क्या एविडेंसेस हो गए. बाईसाइकिल्स हैव चेंज्ड अ लॉट ओवर टाइम. द फर्स्ट बाईसाइकिल वाज कॉल्ड द रनिंग मशीन, मेड ऑफ वुड से बनी थी, उसमें कोई सीट नहीं थी. फिर दूसरा आइडिया हमने लिखा कि द सेकंड टाइप ऑफ बाईसाइकिल, उसमें पैडल आ गए थे. ठीक है, टू द टॉल व्हील इन फ्रंट हैड अ सीट, उसमें एक सीट भी अटैच हो गई थी जो पहले बाईसाइकिल में नहीं थी, कुछ डेंजरस टाइप की थी ये. ठीक है, फिर हमने और लिखा बॉडी में, और हमने क्या यूज़ किए अपने पॉइंट्स, लाइक जो थर्ड टाइप की बाईसाइकिल आई वो सिमिलर टू टुडेज, जैसे आजकल की बाईसाइकिल है उनकी तरह सिमिलर थी, सेफ थी, और व्हील्स ऑफ द सेम साइज, दोनों व्हील्स के साइज सेम थे. तो ये हमने बॉडी के लिए यूज़ कर लिए ये एविडेंसेस. देन लास्ट में हमने क्या लिखना होता है, कंक्लूजन, के हमने क्या क्या कंक्लूड किया आपने इस बाईसाइकिल जो टॉपिक का यूज़ किया था हमने. तो हमने क्या कंक्लूजन लिखा, बाईसाइकिल्स नॉट ऑलवेज द सेम, बाईसाइकिल्स हमेशा सेम नहीं रही. गोन थ्रू चेंज, वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड मेक देम सेफर, हम अभी भी इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, ताकि ये और बेहतर बन सके. तो ये आपने अपने टेबल लिख लिए, ये स्टेप आपने लिख लिए. फिर आपने प्रॉपर देखो, ये पूरा आपका अरेंज्ड आइडियाज़ है, प्रॉपर आपका टेबल है कि आपने ऐसे टेबल बनाया किसके लिए, आपने जब अपना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को लिखना है. ठीक है, आपको ये टेबल अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूव टू आवर next poem. I want to be an inventor of your unit 3. It's your first poem and it is written by Sanchi Manik, right? So let's get start. I want to be an inventor and come up with innovative things like a robot that speaks Italian and does my homework as it sings. देखो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि मैं एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ. इन्वेंटर हु आर इन्वेंटर्स, जिनके माइंड में डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं. ठीक है, और अपने उन इनोवेटिव आइडिया से वो कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ नई चीज़ बनाते हैं जिससे हमारी लाइफ ईजी हो जाए. ठीक है, तो वो इन्वेंटर्स होते हैं. तो जिसमें पोएट है, पोएट कहता है मैं भी एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं. जैसे कि मैं एक रोबोट बनाना चाहता हूँ जो इटालियन बोले. ठीक है, और वो मेरा होमवर्क कर दे, जैसे ही मैं गाना गाने लगूँ वो मेरा होमवर्क करने स्टार्ट कर दे, खुद भी गाना गाए और मेरा होमवर्क भी कंप्लीट कर दे. I want to be an inventor like Grace Murray Hopper who made a language for machines that we use on a computer. मैं एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ किसकी तरह, लाइक ग्रेस मोरे हॉपर, है ना. वो ग्रेस मोरे हॉपर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैंग्वेज बनाई थी किसके लिए, मशीन्स के लिए, कि जो मशीन्स जिस लैंग्वेज को समझते हैं वो लैंग्वेज किसने इन्वेंट करी थी, ग्रेस मोरे हॉपर ने. ठीक है, और ये मशीन्स कौन यूज़ करता है, जो कंप्यूटर्स हैं ये लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. तो मैं ग्रेस मोरे हॉपर की तरह बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी एन इन्वेंटर ऑफ एन अनकॉम्प्लिकेटेड डिवाइस टू रिड द वर्ल्ड ऑफ कॉकरोचेज एंड मॉस्किटोज एंड लाइस. मैं एक ऐसा इन्वेंटर बनना चाहता हूँ ताकि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊँ, अनकॉम्प्लिकेटेड डिवाइस बनाऊँ, एक ऐसा कुछ यंत्र बनाऊँ जिससे कि इस संसार में से जितने भी कॉकरोचेज हैं, मच्छर हैं और लाइस मतलब जो सिर में जुएँ पड़ जाती हैं, इन सब से हमें क्या मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, ये कभी किसी के हो ही ना. मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जिससे ये सारे ख़त्म हो जाए, किल हो जाए. I want to be an inventor like Asima Chatterjee who created medicines for cancer and others like malaria and epilepsy. देखो वो क्या कह रहा है कि मैं
आसिमा चटर्जी की तरह एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ। आसिमा चटर्जी क्यों फेमस है? क्योंकि आसिमा चटर्जी ने मेडिसिन बनाई थी, किसके लिए? कैंसर के लिए। तो मैं आसिमा चटर्जी की तरह एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी कैंसर की तरह मेडिसिन बना सकूँ, हाँ। और जो दूसरी और बीमारियाँ हैं, डिसीजेज हैं लाइक मलेरिया और एपिलेप्सी, उनके लिए भी मेडिसिन बना सकूँ, इसीलिए मैं एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन इन्वेंटर एंड मेक माउंटेन्स ऑफ चीज़ एंड टाइम्स मशीन्स टू यूज एट स्कूल सो लर्निंग हिस्ट्री इज अ ब्रीज। देखो क्या कहना चाह रहा है कि मैं एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ ताकि मैं माउंटेन्स को किसका बना दूँ? चीज़ का माउंटेन बना दूँ, और स्कूल में एक ऐसी मशीन बना दूँ स्कूल के लिए जिसमें हम जाकर हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको जाके ईजिली पढ़ सकें ताकि हमें हिस्ट्री याद रहे। आई वॉन्ट टू बी एन इन्वेंटर लाइक सर आइजैक न्यूटन वॉज। ही वर्क विद लाइट एंड ग्रेविटी एंड मेड अप हिज ओन लॉज। मैं इन्वेंटर बनना चाहता हूँ किसकी तरह? सर आइजैक न्यूटन की तरह बनना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने लॉज बनाए और लाइट एंड ग्रेविटी के ऊपर काम किया, उनकी तरह मैं एक फेमस इन्वेंटर बनना चाहता हूँ, राइट। आई वॉन्ट टू बी एन इन्वेंटर एंड मेक नेवर स्मेलिंग सॉक्स बट मोस्ट ऑफ ऑल सम स्मार्टर टॉयज दैट वॉक बैक इनटू देयर बॉक्स। मैं एक इन्वेंटर बनना चाहता हूँ ताकि मैं ऐसे सॉक्स बना सकूँ जिसमें से कभी भी स्मेल ना आए, और बट मोस्ट ऑफ ऑल, और कुछ एक ऐसे टॉयज बना सकूँ जो अपने आप मेरे टॉय बॉक्स में, जब मैं उनसे खेल लूँ तो दोबारा से मेरे टॉय बॉक्स में वो टॉयज आ जाएं। मैं ऐसे टॉयज बनाना चाहता हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू बी एन इन्वेंटर, आई गेस दैट फैक्ट्स वेल नोन, सो आई हैड बेटर स्टॉप दिस ड्रीमिंग एंड डू माई होमवर्क ऑन माई ओन। अब पोएट क्या कहता है कि मुझे पता है कि मुझे इन्वेंटर बनना है, तो इसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को जानना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। इसीलिए अच्छा है कि मैं अभी अपना जो ये मैं ख्याली पुलाव में बना रहा हूँ, जो मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये करूँगा, वो बनूंगा, ऐसा बनूंगा, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ, पहले मैं पढ़ लूँ, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ, तभी तो मैं क्या बनूंगा? एक इन्वेंटर बनूंगा, ठीक है। तो ये एक जो यहाँ पे पोएट है वो किसके थ्रू बताना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो ये सब ड्रीम कर रहा है कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा, फिर लास्ट में वो सोचता है कि यार मैं अगर सोचता रहूँगा तो मैं कुछ नहीं बनूंगा, मुझे इन्वेंटर बनने के लिए पहले अपना होमवर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं एक अच्छा इन्वेंटर बन पाऊंगा। तो ये आपकी स्टोरी थी, ठीक है। तो आपने स्टोरी को पढ़ना। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।